हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें अपन बात करेंगे आपके फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन पीवाई के क्वेश्चंस के बारे में जानने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो अभी तक क्लास को जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो तुरंत क्लास को लाइक कर दीजिए। इसके बाद में अपन आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसे देखिए। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी आपको क्या दे रखी है, एफ। जो जो चीज़ें दे रखी है इनको नोट करते हैं। फोकस दूरी आपको दे रखी है एफ, जिसे एफ से नोट किया जाता है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसके सामने ध्रुव से एफ दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ध्रुव से यदि अपन एफ दूरी पर एक वस्तु रखते हैं तो वो अपनी क्या कहलाती है, वो अपनी बिंब दूरी कहलाती है। और उत्तल दर्पण के लिए जो बिंब दूरी होती है वो हमेशा किससे डिनोट की जाती है, माइनस से डिनोट की जाती है। तो माइनस एफ हो जाएगा क्योंकि एफ दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु का प्रतिबिंब निम्न किस स्थिति पर होगा, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा v, इसकी वैल्यू कहाँ पर होगी, ये आपका u दे रखा है, इसे ऐसे नोट कर सकते हो। अब उत्तल दर्पण में बात करते हैं। आपका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस क्या होता है 1/u। 1/f यानी f की वैल्यू f दे रखी है, 1/v की वैल्यू अपने को दे नहीं रखी है तो 1/v, और u की वैल्यू दे रखी है 1/ में माइनस एफ, तो ये क्या हो जाएगा 1/-f हो जाएगा। माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/f प्लस का 1/f। उल्टा कर देंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे तो ये 2/f हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो अपना v की वैल्यू क्या आ जाएगी, f/2 आ जाएगी। अर्थात जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, फोकस की आधी दूरी होगी। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखिए, दो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हुए हैं। क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश की एक किरण पहले एक दर्पण से परावर्तित होकर दूसरे दर्पण की परावर्तित होती है, तो एक किरण का परिणामी विचलन होगा। दो आपको ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण दे रखे हैं। यदि एक किरण जो है वो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर क्या होती है, झुकी हुई है, क्षैतिज दिशा में आती है, पहले एक दर्पण से परावर्तित होती है, फिर इसके बाद में दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है, तो इनका जो परिणामी विचलन होगा, यानी विचलन को किससे नोट किया जाता है, डेल्टा से नोट किया जाता है। तो दो परावर्तित किरण आती है, जब दो दर्पण की बात की जाती है, दो मिरर से विचलन की बात की जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल टू 360 माइनस का 2 थीटा होता है। जब दो मिरर की बात की जाती है, दो मिरर से विचलन की बात की जाती है, जब एक मिरर से विचलन की बात की जाती है तो यहाँ पे 180 होता है, और दो से बात की जाती है तो यहाँ पे क्या होता है 360 होता है। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस का 2 × 60 क्या हो जाएगा 120। इसको माइनस करते हैं तो अपना आंसर आ जाता है 240 डिग्री, यानी 240 डिग्री का क्या होगा, विचलन होगा, परिणामी विचलन होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अधिकतम होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो कौन सा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, वो आपका दर्पण है उत्तल दर्पण। नोट कर लीजिए कौन सा है, उत्तल दर्पण है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट देर का, ये भी आपका PY क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। सीधा, आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब किससे बन सकता है, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन से दर्पण से बन सकता है, उत्तल दर्पण से बन सकता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी को f से डिनोट किया जाता है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव में दे रखी है अवतल दर्पण की फोकस दूरी -550 सेमी। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दुगुना आकार का बने। दुगुने आकार का मतलब हो जाएगा कि जो आपको आवर्धन दे रखा है m की वैल्यू, m को क्या बोला जाता है, आवर्धन बोला जाता है। m की वैल्यू दे रखी है -2। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टे की बात की गई है। देखिए उल्टा प्रतिबिंब दुगुने आकार का है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब आपको बताना है कि जो कहाँ पर रखा जाए, प्रतिबिंब को कहाँ पर रखा जाए, तो u की वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी है। तो इसमें जो फॉर्मूला काम में आता है वो आपका कौन सा फॉर्मूला काम में आता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
आवर्धन इज इक्वल टू होता है एफ अपोन में एफ माइनस का यू होता है। आवर्धन की वैल्यू अपने को दे रखी है -2 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू दे रखी है -50 अपोन में क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू दे रखी है -50 माइनस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये आपका यू दे रखा है। अब क्या करेंगे, इनको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा बराबर 50 हो जाएगा। अब इस 2u को अपन क्या कर देते हैं, यहीं पे रख देते हैं और 100 को इधर लेके जाएंगे तो 2u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 50 हो जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 25 आएगा, क्या आएगा 25। लेकिन ये यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, माइनस में दे रखा है। 100 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी इसको वापस करते हैं। आपको दे रखा है -2 बराबर -50 अपोन में क्या दे रखा है -50 माइनस का यू, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हो। अब आपको मल्टीप्लाई कराना है तो ये -100 होगा, यहाँ से -2u होगा इज इक्वल टू क्या होगा आपका 50 होगा। अब इस 100 को अपन क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। क्या करेंगे, इस 100 को इधर लेके जाएंगे। सबसे पहले अपन ने माइनस को कैंसिल कर दिया, यहाँ से जो माइनस कैंसिल हुआ है। अब क्या करेंगे अपन इसको इधर लेके जाएंगे, नोट कर लीजिए। यानी अपन ने क्या किया, इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 25 बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -25 यहाँ पर क्या बचेगा अपना -25 बचेगा और इस 2 के आगे भी माइनस था तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -25 इज इक्वल टू आएगा 50 प्लस u आएगा। u की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो -75 सेम ही आ जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपका जो ये वैल्यू दे रखा था -2 इज इक्वल टू -50 अपोन में -50 माइनस का u दे रखा था तो 2 को डिवाइड करना था, इससे 25 बार जाएगा। इस माइनस को मल्टीप्लाई कराना है इस वैल्यू से और इस वैल्यू को -25 के क्या करना है, इक्वल करना है। तो -75 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर प्लेटों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। प्लेटों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। प्लेटों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहती है या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं बता दूं, समांतर प्लेट जो संधारित्र होती है इनके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सभी ऑप्शंस में आपको बात की जा रही है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी प्लेटों के बीच में, तो ये क्या होती है, संधारित्र की क्या होती है, प्लेटें होती है। एक प्लेट पर धनावेश होता है, एक प्लेट पर ऋणावेश होता है, एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज होता है, एक प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज होता है। तो यानी प्लस वाली प्लेट और माइनस वाली प्लेट के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इसका मान होता है सिग्मा अपोन में क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है। या फिर आप नोट कर सकते हो Q अपोन में A एप्सिलॉन नोट होता है, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपोन में A होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू Q अपोन में A एप्सिलॉन नोट होती है। तो यहाँ पर देखिए बीच की दूरी बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं होती है, स्मॉल d पर डिपेंड नहीं होती है। तो इसके कारण जो प्लेटों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, नो चेंज होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको नोट करके बता देता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन या फिर Q अपोन में A एप्सिलॉन नोट होता है। क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपोन में A होती है। यहाँ पर देखिए स्मॉल d का कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई है, तो इसके कारण दूरी पर ये क्या रहती है, दूरी से नो चेंज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, श्रेणी LCR परिपथ के लिए गलत कथन कौन सा है। आरोपित विद्युत वाहक बल एवं प्रतिरोध सिरों के मध्य पर विभवांतर समान कला में होते हैं। आरोपित वोल्टेज और प्रेरण कुंडली पर विभवांतर के बीच 90 डिग्री का कलांतर होता है। संधारित्र एवं प्रेरण कुंडली पर विभवांतर के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का कलांतर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तुरंत आपको बताना है श्रेणी LCR परिपथ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले इसमें एक डायग्राम बन जाता है, उस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। श्रेणी LCR की जब भी बात की जाती है तो उसमें एक डायग्राम आता है, यह आपका L सर्किट का और R सर्किट का डायग्राम होता है और नीचे आपका क्या होता है, C का होता है। तो अब यहाँ से देखिए L और C के मध्य में जो एंगल होता है अर्थात प्रेरकत्व और आपके संधारित्र के मध्य जो क्या होता है एंगल होता है वो कितना होता है, 180 का होता है। तो आपको ए ऑप्शन दे रखा था आरोपित वोल्टेज
और प्रोरेक्टिव जो कुंडली है इनके बीच में जो विभवांतर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 देर का है, लेकिन यहाँ पर कितना होता है 180 होता है। बात करते हैं बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सॉरी आपको ए ऑप्शन ऐसे दे रखा था, और आपका जो सी ऑप्शन दे रखा है वो देखिए संधारित्र एवं प्रेरण कुंडली पर विभवांतर के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होता है। यानी आपका संधारित्र सी और आपकी प्रेरण कुंडली पर जो विभवांतर दे रखा है, प्रेरण कुंडली पर जो विभवांतर, बात करेंगे विभवांतर को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो हमेशा विभवांतर किससे निकाला जाता है, आर से निकाला जाता है, प्रतिरोध से निकाला जाता है। तो इसके कारण जो सी होगा इसको प्रतिरोध से नापा जाएगा, तो सी का जो एंगल होगा वो प्रतिरोध से नापा जाएगा, तो आर और सी के मध्य में जो एंगल होगा वो कितना होगा 90। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। संधारित्र एवं प्रेरण कुंडली पर विभवांतर के बीच में 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव जब इसे क्षेत्र के साथ एक कोण बनाते हुए रखते हैं तो किसका अनुभव होता है। तुरंत आपको बताना है बल तथा बल आघूर्ण का, बल परंतु बल आघूर्ण का नहीं, बल आघूर्ण परंतु कोई बल का नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण परंतु कोई बल का नहीं। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव निम्न पर निर्भर करता है, टेम्परेचर, अग्र अभिनीति, अपमिश्रण घनत्व या फिर डायोड डिजाइन। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, डायोड की डिजाइन पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आपके डायोड की जो डिजाइन होती है वो आप कैसे भी ले सकते हो, इसका जो मान होता है वो टेम्परेचर पर करता है, अग्र अभिनीति पश्चिम अभिनीति पर करता है, अपमिश्रण घनत्व पर करता है, यानी इनमें कौन सी अशुद्धि मिलाई गई है, एन टाइप अशुद्धि या फिर पी टाइप अशुद्धि मिलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ओजोन परत जो है आपकी वो कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में, आयन मंडल में, दोनों में, या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर, ओजोन परत के बारे में बात करते हैं तो ओजोन जो परत होती है वो क्या करती है, हानिकारक गैसों का क्या करती है, अवशोषण करती है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। ओजोन डे कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एल लंबाई की एक समान तार का व्यास आपको डी दे रखा है, इसका डायमीटर डी दे रखा है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है आर, उसी पदार्थ की दूसरी तार का जो डायमीटर दे रखा है वो आपको 2 गुना दे रखा है 2d, और आपको लेंथ दे रखी है 4l यानी 4 गुना दे रखी है। तो रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो सबसे पहले जो जो आपको चीज़ें दे रखी है उनको आपको नोट करना है, लेकिन कभी भी मैं आपको बता दूं, जब भी आपको बोला जाता है कि डायमीटर या फिर दूरी को कभी भी डिस्टेंस को चेंज कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना कितना भी, तो उसके लिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर समानुपाती एल अपोन में क्या होता है, डी स्क्वायर होता है। अब आपको लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, लेंथ को देखिए एल से 4l कर दी गई है, तो यहाँ पे अपन 4 नोट कर देते हैं। नीचे डी की वैल्यू देखिए दोगुनी कर दी गई है डी से, तो 2 कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4/4 को यदि कैंसिल करते हैं तो अपना 1 आता है, अर्थात जो नया प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, आर डेस इज इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, क्योंकि 1 को अपन क्या मान लेंगे, आर के इक्वल मान लेंगे। ये देखिए आर समानुपाती 1 के होगा, तो जो नया प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, आर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आवर्ती 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो वो कौन सी तरंग संचरण में है, भू तरंग संचरण में, व्योम तरंग संचरण में, सूक्ष्म तरंग संचरण में, या फिर उपग्रह संचार में। तो यदि 2 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो वो व्योम तरंग संचरण में होती है, किसमें होती है, व्योम तरंग संचरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12 नंबर का क्वेश्चन, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के फोटोन की जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सबसे पहले आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है। म्यू क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ई अपोन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे मैं आपको नोट करके बता देता हूँ, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई जूल इंटू सेकेंड इसका मात्रक होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू अपने को दे रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट होते हैं। तो इसको नोट करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। नीचे डिवाइड किसका करेंगे,
6.6 इंटू 10⁻⁻34। 10⁻⁻34 ऊपर जाएगा और -19 में से क्या होगा, लेस होगा। तो इसको अगली स्क्रीन पे सोल्व कर देते हैं। v इज इक्वल टू 100 बचेगा, मल्टीप्लाई 1.6 अपॉन में 6.6 बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा आपके 10 की पावर कितनी बचेगी, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा। 16 6 जा क्या होता है, 16 4 जा क्या होता है आपका, लगभग अपर पॉइंट पे काट देते हैं। 16 4 जा क्या होता है, 64 होता है, यानी 66 की क्या होता है, अप्रोक्स होता है। 4 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 25 आ जाएगा। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, वो आपका आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻16 के पास में आएगा, अर्थात 2.42 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज क्या आएगी, इसकी आवृत्ति आएगी। आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक 100 मेगा हर्ट्ज वाली कुंडली से 1 एम्पियर की धारा इसके चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, जो आपकी एनर्जी है यानी जो कन्वर्ट एनर्जी है उसका मान क्या होगा। तो तुरंत इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0.5 जूल होगा, 0.05 जूल होगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा, तो इसकी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 LI²। 1/2 ऐसे कैसे, कुंडली में संचित ऊर्जा की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, मल्टीप्लाई I की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, सबसे पहले I की वैल्यू अपने को 1 दे रखी है। मेगा हर्ट्ज को यदि अपन हर्ट्ज में बदलते हैं तो 10⁻⁻ क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 10⁻³ हो जाएगा जब 100 मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलते हैं। मल्टीप्लाई I की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 250 क्या होता है, अपना 100 होता है, तो 50 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10⁻⁻ का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको अपन लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, यानी जो आपका क्या होगा, 10⁻⁻3 को नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000, 10 से 10 चला जाएगा, तो 0.05 क्या हो जाएगा, जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी प्रारंभिक वोल्टेज को 20 sin 300t आपको दे रखा है, 20 sin 300t है, तो एक चक्कर में वोल्टेज का जो एवरेज मान होगा वो कितना होगा। तो अपन बात करते हैं, जब भी एक चक्कर की बात की जाती है, आपको पूरे साइकिल की बात की जाती है, तो पूरे साइकिल की जब भी बात की जाती है, ये देखिए आपका पूरा चक्कर ऐसे है, तो जो ऊपर वाला चक्कर होता है इसमें प्लस चार्ज होता है, नीचे वाले में पूरा क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों आपस में कट जाते हैं, और एवरेज वोल्टेज का जो मान हो जाता है वो कितना बच जाता है, 0 बच जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दे रखी थी, ये आपको घुमाई हुई दे रखी थी, घुमाने के लिए दे रखी थी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एक चक्कर में वोल्टेज का जो औसत मान होगा। कभी भी एक चक्कर की बात की जाती है किसके लिए, एसी करंट के लिए बात की जाती है, तो उसमें क्या होता है, औसत मान क्या होता है, 0 होता है। वो भी एक चक्कर के लिए बात की जाए तब हाफ चक्कर या फिर 1/4 चक्कर के लिए अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक एसी स्रोत पर 220 वोल्ट आपको दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, 50 हर्ट्ज आपको आवृत्ति दे रखी है। वोल्टेज का मान शिखर से शून्य तक परिवर्तित होने में लगा जो समय होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, एसी जो करंट होता है इसकी जो ग्राफ होती है वो ऐसे होती है। यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है टाइम की वो क्या होती है, टाइम पीरियड T/4 होता है। फिर यहाँ पर जाकर आपका क्या हो जाता है, T/2 हो जाता है, फिर यहाँ पर T होता है, फिर आगे जाके यहाँ पर क्या हो जाता है, 2T हो जाता है। तो बिंदु ए दे रखा है, यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो क्या दे रखा है, T/4 आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, T/4 दे रखा है कि वोल्टेज का मान शिखर से शून्य तक, शिखर आपको ये दे रखा है, मैक्सिमम पॉइंट आपको ये दे रखा है। तो शिखर से शून्य यानी शून्य आपका ए पॉइंट दे रखा है, तो शिखर से शून्य पर जो आपका टाइम दे रखा है वो क्या दे रखा है, T/4 दे रखा है। अब आपको इसमें परिवर्तित होने में जो लगा समय होगा वो बताना है। आवर्ती जो होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है 1 आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल की वैल्यू अपन ने ग्राफ में देखी है कि शिखर पॉइंट से लेकर 0 पॉइंट यानी ए पॉइंट पे जो आवर्तकाल दे रखा है वो क्या दे रखा है, T/4 दे रखा है। तो 1 क्या लिख देंगे इसे, T/4, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4T। तो नीटा या फिर अपन बोल सकते हैं आवर्ती इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4T। टाइम पीरियड की वैल्यू अपने को बतानी है, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4N हो जाएगा।
टाइम की वैल्यू आपको बतानी है तो 1/4 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है। कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 50 हर्ट्ज से, आंसर आपका क्या आएगा, तो इसे तुरंत नोट कर लीजिए। अब क्या करते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1/200। इसे अपन लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 100 ऊपर जाएगा, और ये आपका 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 10⁻², पॉइंट यदि यहाँ से कम करते हैं तो इसे लिखेंगे अपन 5 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, जूल। जूल नहीं होगा, सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इसमें सबसे अच्छा रोल किसका था, टाइम का था। T/4 करना है आपको टाइम पीरियड को, फिर यहाँ से आपको नया टाइम पीरियड निकालना है, वो आएगा 1/200। 200 को लिखेंगे 2 इंटू 100 लिखेंगे, फिर इसको आप सोल्व कर लेंगे 5 इंटू 10⁻³। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक लोहे की ठोस गेंद को गर्म करते हैं तो निम्न में से किसमें न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन होता है, रेडियस, वॉल्यूम, पृष्ठतल या फिर घनत्व। तो किसमें न्यूनतम परिवर्तन होता है, घनत्व में न्यूनतम परिवर्तन होता है। प्रकाश की बिंब 60 डिग्री का कोण बनाती है तो आवर्तन गुणांक का जो मान होगा वो कितना होगा। आवर्तन गुणांक को किससे नोट किया जाता है, म्यू से नोट किया जाता है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री, तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जमीन पर गिरने से पहले एक 0.5 kg आपको दे रखा, द्रव्यमान दे रखा 0.5 kg। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 980 जूल दे रखी है, 980 जूल। यदि घर्षण को छोड़ दिया जाए तो वह पिंड कितनी ऊंचाई से गिराया गया था। यदि पिंड को छोड़ दिया जाए, यहाँ पे घर्षण की जगह आपको करना है, यदि पिंड को छोड़ दिया जाए तो बताइए कि जो पिंड होगा वो कितनी ऊंचाई से गिराया गया था, एच की वैल्यू बतानी है। जब भी अपन किसी मैक्सिमम ऊंचाई से किसी वस्तु को या फिर पिंड को गिराते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, अर्थात mgh हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी वैल्यू आपको दे रखी है, तो h की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब h की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 980 जूल, अपॉन में क्या हो जाएगा, m की वैल्यू दे रखी है 0.5, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, g की वैल्यू अपन जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो 9.8 हो जाएगा। पॉइंट से क्या हो जाएगा, ऊपर पॉइंट चला, एक का तो पॉइंट चला जाएगा, और एक पॉइंट से क्या हो जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा। 9 ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर क्या बचेगा अपना, इसे नोट कर लीजिए। ऊपर आपका बचेगा 10 बचेगा, क्या बचेगा, 10 नहीं बचेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, अर्थात यहाँ पे आपका बचेगा 10 बचेगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई कराओगे, 5 को डिवाइड करोगे 10 से तो 2 बचेगा, तो 200 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपका एक और इसका तरीका होता है, क्या होता है वो तरीका अपन बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 980 आपको दे रखी है। 1/2 ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई m की वैल्यू दे रखी है 0.5, जिसे अपन लिख सकते हैं 1/2। v² ऐसे कैसे, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो v² की वैल्यू क्या आएगी, 4 मल्टीप्लाई 980 आएगी। इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अपन जानते हैं कि v² बराबर क्या होता है, u² प्लस का 2gh होता है, तो u² 0 हो जाएगा, तो v² बराबर क्या होता है, 2gh होता है। v² की वैल्यू अपन ने निकाली है 980 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2। g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, मल्टीप्लाई h हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 10 हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 8 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से 9 8 से 10 हो जाएगा, और ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 10 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, इक्वल h के हो जाएगा, अर्थात 200 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। यदि 5 न्यूटन के दो बल x और y एक्स की ओर काम कर रहे हैं तो उनके परिणामी बल की मात्रा और दिशा क्या होगी। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि एक्स की दिशा में और आपको वाई एक्स की दिशा में दो बल दे रखे हैं, 5-5 न्यूटन के बल, और आपको बताना है कि जो इनका एंगल आपको दे रखा है, माना थीटा एंगल दे रखा है, तो परिणामी जो होगा इनका, जो ये आपको दे रखा है, इनका जो परिणामी होगा वो कितना होगा। परिणामी को अपन पी से आर से शो कर लेते हैं। अब बात करते हैं परिणामी का जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो होता है
यदि आपको दो बल दे रखे हैं P और Q, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2PQ कोस थीटा होता है। अब आपको दे रखा कि x और वाई एक्स, ये आपको दो बल दे रखे हैं जो समान दिशा में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला बचेगा आपका पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2PQ बचेगा। P और Q की वैल्यू आपको दे रखी है 5 न्यूटन। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 प्लस का 25 प्लस का क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 50 प्लस का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जिससे अपन क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5√2। अर्थात जो परिणामी होगा इसका मान क्या होगा, जो आपका परिणामी होगा इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 5√2 होगा। लेकिन अभी अपन बात करते हैं, 5√2 तो होगा, लेकिन अभी अपन बात करते हैं इसका जो एंगल होगा, इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी। एंगल या फिर दिशा को नोट किया जाता है टेन थीटा से। सबसे पहले नोट करना है, दिशा को टेन थीटा से नोट किया जाता है। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई के एक्स की दिशा में जो एंगल, सॉरी जो वाई एक्स की दिशा में जो फोर्स है, बल है, वो कितना है, एक्स एक्स की दिशा में जो बल है वो कितना है। वाई एक्स की दिशा में 5 न्यूटन, एक्स एक्स की दिशा में 5 न्यूटन, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब टेन π/4 होता है, टेन 45 डिग्री होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसमें कुछ भी आपको दिया हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल और क्रिया के केंद्र से दूरी r का दिशी गुणनफल क्या होता है, अर्थात F क्रॉस r की वैल्यू क्या होती है। ये जो आपको फॉर्मूला दे रखा है, बल आपको और रेडियस यानी केंद्र से दूरी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल होता है, बलागुण के इक्वल होता है। टॉर्क को इससे नोट किया जाता है, इस सिंबल से शो किया जाता है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ऐसे कॉन्सेप्टिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको टाइप करके बताना है, क्योंकि एनडीए में ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, आपके ऑल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्या है, PYQ क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो धमाकेदार क्लास को लाइक कीजिए, धमाकेदार क्लास को शेयर करने का प्रयास कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको काफ़ी सहायता मिलती है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की PDF मिल जाती है, और आपकी जो क्लास होती है क्लास की भी PDF आपको सेव मिल जाती है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छा सा कमेंट करके आपको बताना है क्लास को अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो क्लास को आपको लाइक करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।